नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो उस देश के बारे में है जो हमेशा जो वर्ल्ड लेवल की खुशहाली इंडेक्स होता है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें हमेशा प्रथम दर्जे पर आपको दिखता है। यानी कि मैं भूटान के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। और आप देख पा रहे हैं भारत भूटान बहुआयामी संबंध। तो क्या है खबर, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो अगर मैं आर्टिकल के बारे में बात करूं तो देख लीजिए कि अभी हाल ही में विजिट हुई है यहाँ के जो राजा हैं, भूटान के जो राजा हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है किंग जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। इनकी अभी 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक की जो इंडिया में विजिट हुई है। तो अभी सबकी नजरें टिकी हैं कि क्योंकि ये जो देश है ये आपका चाइना के साथ, भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो सबकी नजरें किस पर टिकी है कि क्या होती है जो सीमा विवाद है, जो आपका बॉर्डर टॉक्स है, जो उसके बारे में कि क्या वार्तालाप होगी, इस पर सारी चर्चा टिकी हुई है। खैर, इसके संबंध हमसे कैसे हैं? हमारा जो विषय है वो ये है कि हमसे इनके जो संबंध है, जो भूटान के संबंध है, वो क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से पनपे हैं और किस तरह से अभी चल रहे हैं। इन सारी चीजों पर हमें चर्चा करनी है। और क्योंकि यहाँ पर चाइना जुड़ा हुआ है तो आपको ये बात पता है कि जब भी चाइना सामने आता है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है, मतलब कि किस तरह से उनकी जो राइज है, चाइना का जो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कदम है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना, ये हमेशा एक तरह का आपके लिए चैलेंज रहता है। ठीक है, हमने पहले भी नाटो वाले टॉपिक में भी देखा था कि चाइना हमारे लिए कितना बड़ा कंसर्न है। उसी तरह अभी यहाँ पर भी आपने डोकलाम इशू कुछ समय पहले सुना, जो कि चाइना के कारण ही हुआ था। तो वो सारी चीजें हैं जो इसमें, तो इस टॉपिक में आज हम सारी भूटान के साथ जो हमारे संबंध है वो देखेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे कि क्या है हमारे साथ इनके संबंधों की पृष्ठभूमि। उसके अलावा इनके साथ हमारी इनकी जो भूटान की अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है। उसके अलावा जो चीन के साथ जो सीमा विवाद वाला पार्ट है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे आधार हैं, बहुआयामी आधार हैं, जैसे कि आपका इसका सामरिक महत्व के पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें हम आज इस पर देखेंगे और फिर फाइनली देखेंगे कि जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और उनके उपाय क्या हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 3 से संबंधित है। देखिए, ये आपको जानकारी पहले से है कि हमारा हिंदी मीडियम का लाइफ फाउंडेशन बैच 3 है जो 3 अप्रैल से यानी कल से शुरू हो चुका है और शाम के 6 बजे इसकी डेली बेसिस पर क्लासेस होती है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये अभी बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि इसमें अगर आप अभी एडमिशन लेंगे और मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो इस कोड को लगाते ही जो आपकी फीस है वो 18,999 हो जाएगी। तो वैसे नॉर्मली 30,500 है, लेकिन कोड लगाने के बाद 18,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। चलिए, तो खबरें क्या हैं? तो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, इनकी 3 दिवसीय भारत यात्रा है। और वहां के जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? लोटे शेरिंग। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भूटान चीन सीमा वार्ता प्रगति पर। ठीक, तो ये इसका एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। और मेनली कि उनके वहां के राजा हमारे देश आए हैं तो इनके संबंध हमारे किस तरह के, ये हमें जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा कि पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। और पृष्ठभूमि क्या है कि सबसे पहले 1949 में दार्जिलिंग समझौता होता है। और उस समझौते में जो सबसे मुख्य चीज है वो ये है कि भूटान का जो रक्षा और विदेश मामला है, उन 2 मामलों में पूरी तरीके से भूटान है जो वो भारत पर आश्रित है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसके तहत है ये है आपका दार्जिलिंग संधि के तहत। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें संशोधन होता है। कब? 2007 में इस संधि में संशोधन किया जाता है और इसको एक नया रूप दिया जाता है और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिसके तहत स्थायी शांति और मैत्री जो है वो भारत और भूटान संबंधों का एक नया आधार। ठीक है, मेनली क्या है कि जब इसमें दोबारा से इसमें संशोधन हुआ तो इस संशोधन में जो संधि में बदलाव किए गए वो उसमें यही था कि आपका भारत और जो भूटान है उसके संबंधों में आपकी
स्थायी शांति और जो है मैत्री, उसको एक नया आधार बनाया गया कि ये एक परमानेंट फ्रेंड की तरह यहाँ पर रहेंगे और आपस में एक पीस एस्टेब्लिश करके रहेंगे, एक शांति है जो वो एस्टेब्लिश रहेगी इनके बीच में। इसके अलावा एक दूसरे की जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के खिलाफ अपने जो एरियाज हैं उनका यूज नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा साझा हितों और पारस्परिक लाभप्रद सहयोग पर आधारित है ये संधि, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, मतलब एक आप कह सकते हैं कि अच्छे पड़ोसी होने का अगर बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो आप भारत और भूटान के संबंधों को बारे में ले सकते हैं, क्योंकि आप भारत में ये भी देखते हैं कि फर्स्ट नेबरहुड की जो पॉलिसी है वो हम भूटान के साथ अपनाते हैं, है ना, जिसके तहत हमें जो भी समस्याएं हैं हमारे पड़ोसी देश की, ठीक, वो सारी चीजें हमें उस पर, या उनके जो डेवलपमेंट की जो समस्याएं हैं उस पर जो है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत हमें उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये इनकी एक पृष्ठभूमि के आधार पर आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सारी चीजें क्या है, मैत्री भाव से चल रही हैं, जिसमें कि उन्होंने अपना रक्षा और ये जो आपका ये विदेश मामले हैं इस पर भी हमारे लंबे समय तक भूटान है जो वो भारत पर ही आश्रित रहा है और इस मैत्री को उन्होंने आगे और ज्यादा सुदृढ़ किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं भूटान की राजनीतिक व्यवस्था की बात करूं कि भूटान में भाई मामला कैसा चल रहा है, तो देखो पहले तो यहां पर क्या था, राजतंत्र था, लेकिन अभी ये लोकतंत्र में 2008 में अगर आप कहें तो ये लोकतंत्र में तब्दील हो चुका है। और अगर आप यहाँ के चुनाव की बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ यहाँ पर 3 बार ही चुनाव हुए हैं और अभी 2023 में फिर से होने वाले हैं, ठीक है। 3 बार हुए हैं और 23 में अब फिर से होने वाले हैं। और वहां पर भी जैसे यहाँ हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, तो वहां की संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, जिसमें जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है जो, ठीक है, लोअर हाउस जो हमारे यहाँ लोकसभा जिसको कहते हैं, वो है जो वहां का जो निम्न सदन है उसके लिए कितनी है, 47 सीटें तय हैं। और आम चुनाव वहां पर 2 चरणों में होंगे, पहला वाला आपके दलों का चुनाव होगा और दूसरा वाला दल से उम्मीदवारों का चुनाव, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दल से उम्मीदवारों का चुनाव। तो ये वहां पर जो जैसा चल रहा है हिसाब किताब वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो उसके बारे में हल्की सी एक झलक, ठीक। अब आप समझिए कि भारत और भूटान का जो चीन से सीमा विवाद है उसके बारे में, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर पहले इसकी एक लोकेशन देख लीजिए, ये है चीन, ठीक है, ये है आपका भारत और ये आपका भूटान, ठीक, ऊपर वाला पार्ट। तो ये वाला हिस्सा जो आप रेड कलर का देख पा रहे हैं, लाल कलर का, वो है आपका डोकलाम प्लेट्यू, ठीक। इसी पर जो है यहाँ पर ही विवाद हुआ है, क्योंकि आप इसकी लोकेशन देखिए, ये इस जगह पर है, ऐसी लोकेशन है इसकी कि ये तीनों जगह ट्राई जंक्शन पर एक आप कह सकते हैं कि ये मिलता है, ठीक। तो जिसकी वजह से ये हुआ। और अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मैप के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, अब क्योंकि ये चर्चा में है तो आपको ये चीज देख लेनी चाहिए कि भूटान कितने आपका जो स्टेट्स हैं उनके साथ अपनी सीमा है जो वो साझा करता है, कितने राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। तो अगर भूटान के बारे में आप कहेंगे तो एक देखिए आपका असम, असम के अलावा आपका अरुणाचल, ठीक है, असम के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो सिक्किम के साथ तो कर ही रहा है, ये भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सिक्किम के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक, सिक्किम। तो असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ भूटान ये अपनी जो सीमा है वो टच करता है, ठीक है, सीमा है जो भूटान की, ये चारों स्टेट्स हैं जो उसके साथ टच करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा देखिए 2017 में भूटान के डोकलाम में जो विवाद हुआ, ये जो सीमा विवाद था ये डोकलाम वाला इसी का परिणाम था। और चीन और भूटान के बीच में अभी कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां बातचीत वार्तालाप वगैरह नहीं होती है, वहां के जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे से वार्तालाप लगातार जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो अधिकारियों के बीच में संपर्क चलता रहता है। इसके अलावा आपको जो एक चीज पता होनी चाहिए कि भारत से अगर आपको भूटान जाना है, मतलब ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होती, वहां पे वीजा नहीं लगता अगर आपको भारत से भूटान जाना है तो, ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत भूटान संबंधों का बहुआयामी जो आधार है वो देख लेते हैं कि किन किन आधारों पर हमारे जो संबंध है उनसे टिके हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपका जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, मतलब सामरिक जो महत्व है, उसके बारे में अगर बात करें तो भूटान का जो रणनीतिक और सैन्य संबंध है भारत के साथ, क्यों, एक तो ये वाला पार्ट, और दूसरा ये कि क्योंकि आपको ये बात पता है कि दोनों ही देश हैं जो, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही देश हैं जो वो शार्क और बिम्स्टेक का के सदस्य हैं। ठीक है, भूटान भी सार्क नेशनों में और बिम्स्टेक के जो नेशन हैं उनमें एक सदस्य के रूप में काम करता है। ठीक, तो हमारे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सामरिक महत्व भी इसका देख पा रहे हैं कि हम एक, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक ग्लोबल, मतलब अपने आप एशिया की अगर बात करें तो उस क्षेत्र का एक लीडर की तरह अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, और भारत के साथ जो संबंध है, तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनका संबंध हमेशा अच्छा होना भी जरूरी है। ठीक, तो वो उसके लिए अलग अलग तरह की पहल हैं जो वो भारत को करनी होती हैं, मतलब दोनों ही देशों को करनी होती है। तो जिसमें कि क्योंकि भूटान एक छोटा देश है, कम आबादी वाला देश है, तो वहाँ की जो डिपेंडेंसी है, लोगों की ज़रूरतों की ज़रूरतें हैं जो, वो उस पर है जो भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी है। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि आप राजनयिक संबंध, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पड़ोसी प्रथम के तहत आता है भूटान। ठीक है, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी में अगर आप देखेंगे, जिसमें हमें अपने पड़ोसी की सारी जो डेवलपमेंट की के साधनों की जो समस्याएं हैं वहां पर अगर कुछ हो रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर ध्यान दिया जाए। तो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसके तहत भी भूटान आता है। और हमने वहां पर, आप ये डेटा देख लीजिए कि जल विद्युत निर्यात, जल विद्युत परियोजना के तहत जल विद्युत निर्यात का भूटान के जो घरेलू राजस्व में कितना प्रतिशत, 40%, और जीडीपी में 25 से अधिक का योगदान है जो वो आपका भारत के की वजह से वहां पर हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आप डेटा देख पा रहे होंगे। और एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर एंड प्रोटोकॉल। ठीक, 2009 का है ये एक एग्रीमेंट, ये हमारे लिए जो उनका हाइड्रो पावर वाला पार्ट है उसके तहत डिसाइड हुआ है, मतलब साइन हुआ है। ठीक, और अगर आप आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की बात करें तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, एक चीज। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है व्यापारिक भागीदार के अलावा, वो ये है कि यहाँ पर जो ट्रांजिट भारत भूटान व्यापार और पारगमन समझौता 1972 के तहत एक, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपका ट्रांजिट उसका समझौता है जिसमें वीजा भी नहीं लगता और हमारे यहाँ पर आने जाने के लिए व्यापार और पारगमन पर, मतलब ट्रांजिट पर को भी ऑलरेडी समझौता हो रखा है, जो कि 2016 में उसको आपका वापस से अमेंड किया गया था, नवीनीकृत किया गया था। ठीक है, और आप सामाजिक और सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो भी देखिए कि भारत का प्रमुख पर्यटन गंतव्य है जो, वो भी भूटान है। भाई वहां पे हमारे यहाँ से बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं और हमारा वहां से एक लिंक भी है। कैसा लिंक है? वहां की जो अगर आप ऐतिहासिक आधार पर देखेंगे तो अहोम साम्राज्य है जो, और सिक्किम राजशाही है जो, उसका सीधा सीधा संबंध है जो वो आपका भूटान के साथ है। ठीक, तो हमारे जो उनके साथ रिलेशंस हैं वो अभी नए नए युग के बनाए हुए नहीं, मतलब वो एक लंबे समय से पुराने संबंध हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। ठीक, तो भारत और भूटान के ये सारे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर आप आंसर्स को अपने, जैसे आप कभी आंसर लिखते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इन पॉइंट्स का यूज करें, मतलब ये मेन हेडिंग डाल करके ये आप इसके अंदर चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुनौतियों के बारे में। देखो भाई, चुनौतियों की बात करें तो एक तरफ दे BBIN, ठीक, BBIN समझौता। ठीक है, BBIN समझौता है जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ठीक, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल का समझौता है जो, उसके तहत क्या है कि एक रोड के बारे में, रोड बनानी थी जो इनको सबको कंस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, व्यापारिक एक रोड होगी जिससे कि हमारे क्या है कि आदान निर्यात और आयात में जो व्यापारिक संबंध है उसमें सुधार होगी। ठीक, लेकिन भूटान ने उसमें अभी तक अपना, ठीक है, भूटान की वजह से वो अभी तक बन नहीं पाया, आप कह सकते हैं आप पास नहीं हुआ, क्योंकि भूटान को ऐसा लगता है कि वहां पर ज्यादा अगर रोड से अगर गाड़ियों का आना जाना होगा तो पोल्यूशन वगैरह जैसी चीजें हैं वहां पर बढ़ सकती हैं। तो
जिसके कारण मतलब उनका ये कहना है, उसके पीछे के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये है जिसकी वजह से भूटान ने यहाँ पर क्या नहीं दी है, अपनी रजामंदी नहीं दी है। ठीक, तो ये एक चुनौती है। इसके अलावा भूटान की चीन से नजदीकियां हैं जो वो कई बार बढ़ती हुई दिखती हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि चीन की जो तरीका है, चीन का जो विस्तारवादी उनकी जो नीति है, या आप कह सकते हैं उनका जो अपने मतलब डेट ट्रैप वाली जो पॉलिसी है, जिसके तहत वो अपने जो छोटे देश हैं उन पर क्या करते हैं कि पहले तो खर्च करते हैं, क्यों, और खर्च करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और फिर जो भी पैसा आपने उनको दिया, तो जब आपको पता है कि जिस वक्त वो नहीं है देने की कंडीशन, उस वक्त जब आपका वो पूरा होता है, आप पैसे मांगते हो। और क्यों मांगते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे डेट ट्रैप के जाल में फंस चुका है, हमारे डेट ट्रैप के जाल में, है ना, जैसे कि श्रीलंका के साथ आप देख सकते हो। ठीक, तो फिर उसके बाद बदले में कुछ नहीं कि ठीक है आप पैसा वापस मत कीजिए, हमें वहां पर उस जगह को आप इस्तेमाल करने दीजिए, हम वहां पर अपना बेस कैंप बनाएंगे, इस तरह की चीजें वो उनका करते। तो ये एक बहुत बड़ी, अगर इनके साथ इनकी नजर क्यों है हमारे लिए चुनौती, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है भूटान की, ठीक है, भूटान की लोकेशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, भूटान की लोकेशन इसलिए मायने रखती है क्योंकि अगर वहां पर चीन आ गया तो हमारे लिए ये वाला जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ये एक बहुत संकट में आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज। उसके अलावा चीन के साथ जो सीमा वार्ता चल रही है, वो भी एक समस्या की बात है कि कहीं वो उन लाइंस में ना चली जाए जिधर मतलब अभी क्या है कि भारत की तरफ झुकाव है तो ठीक है, अगर वो चाइना की तरफ झुकी हुई दिखी तो फिर ये एक समस्या। तो अगर आप चुनौतियों की बात करेंगे तो ये चीन एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। उसके अलावा डोकलाम की घटना और चीन की विस्तारवादी नीति की बड़ी सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको अभी कहा कि ओवरऑल अगर मैं मुख्यतः मेनली आपको बताऊं तो चीन एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह आ सकता है कि अगर भूटान के चीन के साथ सीमा संबंधों में सुधार जो है वो चीन की तरफ अगर उनका झुकाव हुआ तो हमारे लिए एक चिंता की बात हो सकती है। तो ये कुछ चिंताएं हैं। तो चिंताएं हैं तो भाई इनके उपाय भी होंगे। तो उपायों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, भूटान की जो चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को मजबूती से आगे आना होगा। जहां पे भी उनकी जो जरूरतें हैं, अगर भारत अपनी पॉलिसीज से, अपने तरीके से अगर उनको वो चीजें प्रोवाइड कराएगा तो फिर वहां उनको देखो, ऐसा तो है नहीं कि चीन की जो नीति है ये सिर्फ हमें पता है, बाकी जगह से छुपी है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सबको पता है। ठीक, तो फिर उनको जो है वो एक, अगर हम आगे बढ़ के तेजी के साथ उनका मजबूती से उनको उनकी ज़रूरतें हैं जो वो पूरी करेंगे तो वो चीज़ है जो वो मैनेज की जा सकती है। दूसरा, भूटान में चीनी हस्तक्षेप को कम करने के लिए ठोस उपाय लेने होंगे। ये जो अभी आए हैं 3 दिन की जो विजिट है, इसमें एक बहुत अच्छे कुछ कदम, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइल करके साइन करवाए जा सकते हैं जिसके तहत यहाँ पर ये हो कि ठोस कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि चीन का जो हस्तक्षेप है, अगर वो भूटान में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो एक तरह से वो भारत में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीजों को दूर किया जा सके, क्योंकि हम पहले से ही भूटान के साथ इस संधि समझौते पर एक मत पर हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब अगर कोई ऐसा जमीन का हिस्सा है जो कि हम दोनों देशों में, मतलब भारत में और भूटान में अगर समस्या खड़ी कर सकता है तो हम वहां पर उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये आपका, इस पर हमें ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा भूटान में राजनीतिक स्थिरता भारत की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, वहां पर क्या है कि क्योंकि अब लोकतांत्रिक हिसाब किताब वहां पर सेटलमेंट हो चुका है, तो अब क्या है कि वहां पर क्या है, स्थिरता रहनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां कुछ अस्थिरता और वहां पर दो तत्व जो कि चीन की तरफ जिनका झुकाव है वो उस तरफ जाने लगे। तो वहां पर अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो इस तरह की जो चीन के साथ की जो समस्या है, चीन हावी नहीं हो पाएगा और जरूरतें उनकी हम पूरी करते रहेंगे तो वो चीज मैनेज करती रहेंगी, हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने की जरूरत। नए क्षेत्र, नवंबर 2021 में भारत और भूटान ने 7 नए व्यापारिक मार्ग खोले हैं। देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आप लिख लीजिएगा। 2021 में भारत और भूटान ने 7 नए व्यापारिक मार्ग खोले, क्योंकि नए क्षेत्र बिल्कुल खोलने की जरूरत है। हम जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको
भी, उसके अलावा जो हमारा खाद्य सुरक्षा वाला जो पार्ट है वो अगर भूटान में जो भी संकट है वो उसकी अगर हमें दूरी करनी होगी, उसके अलावा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो उस चीज़, मतलब जो भी चीज़ों की वहाँ पर ऐसी ज़रूरत है जो कि आप सामने है और उनको उसके लिए डिपेंडेंसी है, तो वो अगर भारत उनको पहुंचाएगा तो हमारे जो संबंध है वो बेहतर होते जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा भूटान को उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी सहायता कर रहा है भारत। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत है जो वो सैटेलाइट वाले मामले में, अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे सस्ते दामों पर सैटेलाइट्स है जो वो लॉन्च कर रहा है आज की डेट में। अगर पूरे विश्व में आप देखेंगे उस चीज़ को, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाली बात, तो वहाँ पर भी भारत जो है वो भूटान के साथ अपनी उनकी सहायता कर रहा है, भूटान की सहायता कर रहा है इस वाले पार्ट में भी। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ जिनमें कि अगर भारत भूटान के साथ लगातार जुड़ा रहेगा तो उनके साथ द्विपक्षीय संबंध है जो उनमें सुधार हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी भूटान के बारे में। और फिर अभी देखेंगे कि जब ये जो 3 दिन की जो विजिट है, इस 3 दिन की विजिट में आगे क्या होता है, क्या चीज़ें हस्ताक्षर होते हैं, इस चीज़ पर हम आगे फिर से चर्चा करेंगे कभी और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, और om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप @omdivedi007 पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।